हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी सेंट्रल या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी की तैयारी जितने भी हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि उनका ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए वो काफ़ी गर्म होते हैं। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी है। सेकंड क्वेश्चन, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? देखिए, जो सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन होता है वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, दोहराए जाने वाली इकाइयाँ या बिल्डिंग ब्लॉकों जिसमें से पॉलीमर का निर्माण होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि दोहराए जाने वाली जो इकाई होती हैं या बिल्डिंग ब्लॉकों जिसमें से पॉलीमर का निर्माण होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है, उससे मोनोमर कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णकाय स्तंभ किसका एक रूपांतरण है? देखिए, पर्णकाय की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि तना। पर्णकाय स्तंभ किसका एक रूपांतरण है? तना का है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप स्टेम कहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा रूट के बारे में, तो देखिए रूट, आपका ये रूट है और रूट जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। मूसला जड़ होता है, रेशेदार जड़ होता है और अपस्थानिक जड़ होता है। तो आपका जो जड़ होता है वो तीन प्रकार का होता है, मूसला, रेशेदार और अपस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन मंडल के निम्नलिखित परतों में से केनली हेविसाइड परत किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आयन मंडल के निम्नलिखित परतों में से किसे केनली हेविसाइड परत कहते हैं? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ई परत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। तो राइट आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? देखिए, ये आपको याद रखना है कि जितने भी यंत्रों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वायुदाब जरूर पूछे जाते हैं। तो भाई इसको तो आप गलती से भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये कई बार एग्ज़ाम में आपके आ चुका है और मैं जितनी भी मैं क्लास लेती हूँ इस क्वेश्चन को ज़रूर एक बार लाती हूँ, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को फोकस करें, इसको भूलिएगा नहीं। तो वायुदाब को आप किससे मापते हैं? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बैरोमीटर से। बैरोमीटर से हम वायुदाब को मापते हैं। अच्छा, उसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और, जैसे कि यहाँ पर हृदय की धड़कन और फेफड़े की जो गति होती है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। हृदय गति की जांच किससे की जाती है? तो कार्डियोग्राम से की जाती है। द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से किया जाता है। पौधों की जड़ों के दाब की माप किससे मापी जाती है? मैनोमीटर से। रेन गेज से वर्षा का मापक मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापन किससे होता है? तो आपको बताना है रिएक्टर स्केल से। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। समुद्र की गहराई फैथोमीटर, हवा की शक्ति एनीमोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर, और भूकंप को किससे मापते हैं कि कब आने वाला है, कब आएगा, कैसे आएगा? तो ये सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, ठीक है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट्स थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दी हूँ। उसके अलावा देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप हम सेक्सटेंट से करते हैं। विद्युत धारा की माप अमीटर से करते हैं। पहियों द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से। पौधों की वृद्धि की माप केस्कोग्राफ से। वायुयान की गति को टेकोमीटर से। और रक्त दाब को हम इस स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। तो ये हुआ आपका कुछ इम्पॉर्टेंट यंत्र जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं,
उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन है और बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी इस चैनल से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीथेन अणु की आकृति कैसे होती है। देखिए मीथेन अणु की आकृति की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो जो मीथेन अणु की आकृति होती है वो कैसी होती है। ऑप्शन डी समचतुष्फल की होती है, यानी कि चतुष्फल की होती है। तो ये आपका मीथेन का सूत्र है। मीथेन का सूत्र होता है CH4 और इस मीथेन गैस को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है और धान के खेतों में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका इससे पहले की क्लास दी गई थी आपको, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और उन सभी का आंसर बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ने दिए थे, और जितने स्टूडेंट उसका आंसर नहीं दिए हैं तो उसको आंसर ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको उसका आंसर बता दे रही हूँ। उसका जो राइट आंसर होगा वो है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय राइट आंसर है। आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष कब होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है। भाई क्वेश्चन आपका पूछा है कि प्रकाश वर्ष है क्या, तो आपको बता देना है राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा कि समस्थानिक कौन होते हैं जिनका परमाणु भार भिन्न होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है भाई, समान होता है। नेक्स्ट है आपका, श्यान बल की इकाई है। देखिए श्यान बल की इकाई क्या होती है, तो पॉइस श्यान बल की इकाई है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पास्कल की, तो दाब की इकाई पास्कल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, दाब का या फिर तनाव के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई, ये दोनों का क्या होता है भाई, पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय पूर्ण क्षितिज पर जाने के पहले तथा बाद तक सूर्य क्यों नहीं दिखाई देता, सूर्य दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है आपको बताना है। तो आपको बताना है कि अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है। देखिए जो कांच की समतल दूरी होती है, ठीक है, समतल प्लेट की फोकस दूरी होती है, वो कितनी होती है, तो आपको बताना है कि अनंत होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो धारावाही चालक पर बल की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या है आप लोगों का, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधे में मादा जनन कोशिका है। देखिए मादा जनन कोशिका की जब बात आ जाए तो आपको राइट आंसर बता देना है कि ऑप्शन बी, यानी कि अंड कोशिका। आपसे मैं फिर से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए भाई, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चंस। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस का आप NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस के क्वेश्चंस के लिए परेशान हैं, आपका साइंस नहीं तैयार हुआ है, तो बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके डेली वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा यहाँ से, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है। देखिए अग्निशामक में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिसका क्या होता है, CO2 सूत्र होता है। इसे शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड़ी संवेग किसका गुणनफल है। देखिए यहाँ पर कोड़ी संवेग की बात की जा रही है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जड़त्व इंटू कोड़ी वेग। ठीक है, बात क्लियर हो गया। तो कोड़ी वेग और जड़त्व का कोड़ी संवेग गुणनफल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई जो इकाई होती है वो एम्पियर है,
जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलते हैं, ठीक है, तो विभक्त वलय के, ठीक है, एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदलने की प्रक्रिया क्या? विभक्त वलय। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए आपको एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, जो एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम है, एनटीपीसी की जितने भी हमारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वहाँ पर जो बायो के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि 4 क्वेश्चन बायो के, तो 2 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के, तो आपको बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए मैं बायो के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कराती हूँ कि आपको सॉल्व करो। लेकिन अभी तक मैंने जो यहाँ पर इस क्लास में बताया वो फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कराया, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तक के 4 क्लासेस में 80% क्वेश्चंस मैंने बायो के ही बताए। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के इसलिए क्वेश्चंस लेकर आ गई क्योंकि आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि साइंस में पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 अभी आपको बायो के बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मिलेंगे, जिसपे हम लोग बहुत सारा डिस्कशन भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि ये जल है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, जिसका सूत्र होता है H2O। ये H2O सूत्र होता है जो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस तीनों फॉर्म में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? एक अच्छा ईंधन कहता है कि उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए, या फिर उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, या उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर उसके जो अच्छे ईंधन कह रहे हैं कि सभी सही है, तो ऑप्शन आपको आंसर लगा देना है राइट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो प्रकाश तरंगों के किस गुण से मिलता है? तो ध्रुवण से मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशाणु माध्यम पर केंद्रित है? ठीक है, वंशाणु माध्यम पर केंद्रित है, आपको बताना है कौन सी शाखा है। तो अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी है। तो राइट आंसर क्या बताएंगे आप लोग? ऑप्शन सी बताएंगे। देखिए अनुवांशिकी की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में जेनेटिक्स कहा जाता है। इसकी खोज गेगर जॉन मेंडल ने की थी और उन्होंने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के माध्यम से आनुवंशिक पर एक मूलभूत नियम की खोज किया था, ठीक है। याद रखिएगा कि अनुवांशिकी के फादर गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, और गेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोगशाला किया था, यानी कि उन्होंने प्रैक्टिकल जो किया था वो किस पे किया था? मटर के पौधे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फल फूल जैसी उच्च कीमत वाली बीजियां की खेती को हम क्या कहते हैं? तो भाई उसे हम हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। जहाँ पर हम फल फूल ये सारे के बारे में पढ़ना चाहेंगे उसे हम क्या कहेंगे? हार्टिकल्चर कहेंगे। तो सेरीकल्चर किसका है? सेरीकल्चर में रेशम के कीड़ों के बारे में आपको पढ़ना है। एपीकल्चर की बात करें तो मधुमक्खी के पालन के बारे में आपको पढ़ना है। पीसी कल्चर के बारे में पढ़ें तो उसमें हम मछलियों के कृत्रिम तरीकों से प्रजनन, पालन, स्थानांतरण के बारे में डिस्कशन करते हैं, और पीसी कल्चर को मत्स्य पालन भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता? प्राकेंद्रियों को मतलब प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होता। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को मैं समझा रही हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश, ठीक है, अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता। तो जो अधिकांश कोशिकांग में क्या मौजूद नहीं होता? कोशिका झिल्ली, सॉरी केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। याद रखेंगे आप लोग, सेल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता, ठीक है। कोशिका भित्ति जो होती है वो प्लांट में होती है। प्लांट की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होती है। आपसे पूछा जाएगा प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? तो सेलुलोज की बनी होगी।
शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया राइबोसोम। राइबोसोम की याद रखिएगा कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं हम किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो बताना है आपको कि पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। याद रखेंगे आप लोग। राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 70S होते हैं और एक आपका 80S राइबोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ओके, देखिए मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज का जब विघटन होता है तो किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो आपको बताना है कि किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? ऑप्शन सी एटीपी। ठीक है, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, वहीं पर एडीपी की बात करें तो एडिनोसिन डीफॉस्फेट होता है। एटीपी की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करिएगा जल्दी से। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है या आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है? तो भाई इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, यानी कि लाइसोसोम। डायग्राम को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसे लाइसोसोम कहते हैं। तो इस आत्महत्या थैली हम किस कोशिकाओं को कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की जो खोज हुई थी वो डी डुवे यानी कि क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। और इसमें पाचन एंजाइम होते हैं और एंजाइम जो होते हैं वो कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को पचाने और ख़त्म करने में मदद करते हैं। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग या फिर आत्महत्या थैली कहा जाता है। आत्महत्या थैली हिंदी में और सुसाइडल बैग जो होता है, ठीक है, वो इंग्लिश में कहा जाता है। याद रखिएगा, सुसाइडल बैग इंग्लिश में कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, केंद्रक। हम इस पर भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात यहाँ पे करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की गई थी वो अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बायोप्लास्ट कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह और ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है। और पूछा जाता है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। डाउट क्लियर? ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे तारक काय। तारक काय की जब बात आती है तो इसकी खोज किसने की थी? तो भाई तारक काय की जो खोज की गई थी वो टी बावेरी ने की थी। ठीक है, टी बावेरी ने तारक काय को नाम दिया था और वान बिंडन ने खोज की थी। याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से पशु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ये सबसे प्लस पॉइंट है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे केंद्रक की बात करते हैं। इंग्लिश में इसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। जिस कोशिका के पास न्यूक्लियस नहीं रहता उसे हम ब्रेन ऑफ सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरबीसी, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसे इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेनलेस सेल्स कहते हैं। तो केंद्रक को हम लोग ब्रेन ऑफ सेल्स, मस्तिष्क, नियंत्रक, यूनिट ऑफ सेल, मैनेजर ऑफ सेल, ये सब कुछ कहते हैं। ठीक है, कहीं से भी किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो आपको बताना है राइट आंसर है पेशी और संयोजी ऊतक का संयोजन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के लिए आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो त्वचा के लिए पूछा गया है, इसलिए बताना है वसा ऊतक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फैट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? देखिए, जो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है अगर पूछा जाए तो भाई आपका स्टोमक है, पेट है। ठीक है, स्टोमक में ही सबसे पहले प्रोटीन का पाचक शुरू होने लगता है। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत में पूरा डाइजेशन हो जाता है, बड़ी आंत में केवल वाटर का होता है। ठीक है, तो छोटी आंत में पूरा काम खत्म हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अग्नाशय के बारे में। तो देखिए, पहले छोटी आंत के बारे में जान लीजिए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। फिट में पूछा जाए तो 20 से 23 फिट होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं बड़ी आंत की, तो इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है और फिट में 5 फिट होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अग्नाशय के बारे में, तो देखिए, अग्नाशय हमारे शरीर का एक अंग है और इसमें 2 प्रकार की सेल्स यानी कि कोशिका पाई जाती है। एक होता है एशिनर कोशिका, एक होता है लैंगरहैंस की आइलेट्स। ठीक है, अब देखिए, एशिनर जो कोशिका होती है वो पाचन एंजाइमों का उत्पादन करती है और कोशिकाएं अग्नाशय में पाचन एंजाइमों जैसे कि इमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन का उत्पादन करने का काम करती है। कौन? एशिनर कोशिकाएं। लेकिन वहीं पर लैंगरहैंस की बात करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, लैंगरहैंस के आइसलेट जो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में होते हैं और इसमें अल्फा, बीटा, गामा और एफ कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का उत्पादन करती हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन और इमिलिन, ठीक है, इमिलिन का उत्पादन करती है जो रक्त शर्करा को कम करने का काम करता है। वहीं पर गामा की बात करें तो ये सोमैटोस्टैटिन का उत्पादन करती है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्राव को नियंत्रित करता है। एफ कोशिकाएं जो अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन करती है। ओके, तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आधातु है? तो आधातु कौन सी है आपको बताना है। तांबा। तांबा जो है क्या है? वो आधातु है, बाकी सारे क्या है? धातु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है क्या? आपको बताना है, उसे हम यूकैरियोट कहते हैं, जिसमें केंद्रक झिल्ली क्या होती है भाई? झिल्ली युक्त होती है, झिल्ली युक्त केंद्रक होता है इसमें, उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुले हुए रूप में ले जाता है? तो आपको बताना है कौन ले जाता है भाई? ऑप्शन डी, प्लाज्मा। ऑप्शन डी, प्लाज्मा राइट आंसर है। ठीक है, प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, बाकी का 45% में हमारा तीनों सेल्स होती हैं, जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहते हैं। याद रखिएगा, प्लाज्मा में जब विरुडिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? जॉइंडिस हो जाता है। ठीक है, सॉरी, बिलीरुबिन की मात्रा। ठीक है, बिलीरुबिन की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है प्लाज्मा में तो जॉइंडिस रोग हो जाता है हमें। ठीक है, जॉइंडिस बोले तो सॉरी, पीलिया। ठीक है, याद रखेंगे, जॉइंडिस यानी पीलिया। अब देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में सभी को पता है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज होता है। ठीक है, और आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। या फिर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, सॉरी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है तो भी आपको बताना है प्लीहा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है तो भी आपको बताना है प्लीहा। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोहरा किस प्रकार की कोलाइडी प्रणाली व्यक्त करता है? तो आपको बताना है गैस में तरल। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट, मॉनिटर एलईडी डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो एलईडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एलईडी का पूछ रहा है, एलईडी याद रखिएगा, एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उच्च रक्तचाप के लिए चिकित्सा शब्द किसके लिए यूज करते हैं? तो आपको बताना है हाइपरटेंशन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आप सभी को पता होना चाहिए, MgCl2 ही होना चाहिए। Mg से मैग्नीशियम, Cl से क्लोराइड। याद रखिएगा, कभी भी सूत्र हो, किसी भी तरीके का सूत्र हो, याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। Cl2 लास्ट में है तो ये सारे क्लोराइड, Cl लास्ट में है तो भी क्लोराइड, ठीक है। O है या O2 है, ऑक्साइड, ठीक है। उसके अलावा OH है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। अगर OH है तो हाइड्रोक्साइड। 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बता रही हूँ, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब इस तरीके से बहुत सारे क्लोराइड वाले सूत्र याद हो गए आपको, लास्ट में Cl2 है तो ये क्लोराइड हो जाएंगे, और बाकी आपको तो क्या नाम है उसका, ये तो याद ही होना चाहिए आपको, जो भी पीरियोडिक टेबल का बोले तो क्या इसको क्या बोलते हैं, तत्व, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के तो पूरे नेम आपको याद ही होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 30 याद होना चाहिए। तो एलिमेंट्स नेम याद है, Cl2 लगा दो क्लोराइड हो गए, क्लोराइड से बहुत सारे सूत्र हमको याद हो गए। OH लगा दो हाइड्रोक्साइड हो गए, बहुत सारे सूत्र याद हो गए। अब ये मत कहना कि मैम OH ही नहीं होते, OH का होल ट्वाइस भी होता है। तो भाई मेरा मतलब वही है कि OH हो या OH का होल ट्वाइस हो या होल थ्राइस हो। अगर होल थ्राइस है तो 3 लगेगा, होल ट्वाइस है तो 2 लगेगा, लेकिन होगा हाइड्रोक्साइड ही, ठीक है। ये समझाने की कोशिश कर रहे थे हम आपको। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO होता है। इसे अक्सर जला हुआ चूना या बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड का जो पुराना नाम है वो मैग्नीशिया अल्बा है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, परमाणु शब्द का जो प्रतिपादन हुआ था डेमोक्रिट ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कार्य की जब बात यहाँ पे की है तो बताना है कि ऑप्शन ए, लिपिड संश्लेषण और विषहरण करना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप्स के इंडोप्लाज्मिक होते हैं। और इंडोप्लाज्मिक की खोज किसने की थी? तो बता देना है कि पोर्टर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साबुन के बुलबुले में देखे जाने वाले रंग किसके कारण होते हैं? तो व्यक्तिकरण के कारण होते हैं, व्यक्तिकरण के कारण, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है? तो एंटी कैंसर आप विटामिन B17 को कहते हो। यहाँ पे भाई गलत हो गया, B7 होगा, ठीक है। तो 20 एक मिनट क्या लगा दिया भाई, 1 मिनट, ये क्वेश्चन ही गलत है क्या? 1 मिनट रुकिए भाई, इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। यहाँ पे विटामिन के होगा, याद रखिएगा, ये गलत हुआ है तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, ठीक है, विटामिन के, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सभी को पता होना चाहिए, कुकुरबिटेसिन। ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट स्प्रिट किसे कहते हैं? देखिए, जो कास्ट स्प्रिट होता है उसे हम मेथिल एल्कोहल कहते हैं। अब आपको बताना है कि मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, दोनों का सूत्र आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामान्य वार्तालाप में कितने डेसिबल की तीव्रता होती है? तो भाई यहाँ पे तीव्रता की बात की जाए तो आपको बताना है 30 से 60 डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युकावा नामक वैज्ञानिक ने किस कण की खोज की थी? तो पाई मैशोन की खोज युकावा ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है। देखिए प्राथमिक सेल का जो उदाहरण की यहाँ पे बात की जा रही है वो इनमें से कोई भी नहीं है, ना वोल्टी सेल है, ना लेवलाशे सेल है, ना डेनियल सेल है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर तो आपको यू देना चाहिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कार्पल्स नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। आपको बताना है आपकी कलाई में पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो आपको बताना है थाई में, थाई यानी कि जांग में। जांग में सबसे लार्जेस्ट बोन पाई जाती है, इसका नाम क्या होता है? तो स्टेपिस, ठीक है, स्टेपिस नाम होता है। स्टेपिस हम उसको कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? सॉरी मैंने गलत बता दिया, फीमर, ठीक है, फीमर कहते हैं भाई सबसे बड़ी हड्डी को, और सबसे छोटी हड्डी को हम स्टेपिस कहते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो आपको बताना है कि ईयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और आपके लिए ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका आंसर आप सभी को देना है। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। मैं हर क्वेश्चंस के एक लास्ट में क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पुटअप करती हूँ और उसका आंसर आप सभी को कमेंट के माध्यम से देना है। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होता है, कमेंट से आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा टाइम से। तो आज के लिए अपनी क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।